हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आराम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। भाषा को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, बेसिकली उसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम ये देख चुके हैं कि कौन कौन से टीएलएम्स है जिसका यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे आपको दोनों पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसका लेक्चर जरूर देखिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें चारों स्किल्स को किस तरीके से हम इवेल्युएट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके पहले के टॉपिक सारे कवर कर लिए गए हैं, उन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा सीटेट 2022 लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट में, जहां आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इन्हें देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम ये जानेंगे कि इवेल्युएशन होता क्या है। देखिए, इवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बच्चों को ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कितना अचीव कर पाए थ्रू आउट द सेशन। बेसिकली इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब बच्चों को हम टेस्ट करेंगे उसी बेस पे हम बच्चों को दे पाएंगे नंबर, जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट। यानी कि मान लीजिए आपने बच्चे का टेस्ट लिया 50 नंबर का, तो 50 नंबर में से बच्चे कितने नंबर आए वो बताएगा मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के बाद, मेजर करने के बाद बच्चों को हम देते हैं फीडबैक, जिसमें हम बेसिकली ये बताते हैं कि बच्चे को किस तरीके से इम्प्रूव करने की जरूरत है, किस तरीके से उसने बहुत बढ़िया किया और किस तरीके से उसमें वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। वो कहलाता है असेसमेंट। असेसमेंट के बाद जब बच्चा उसे एनालाइज करके, यानी कि उसने किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता था, उसे एनालाइज करके दोबारा वो परफॉर्म करता है ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके, जिसके बेसिस पे रिजल्ट बनता है, तो हम उसे एक फीडबैक देते हैं, फाइनल फीडबैक, जो कहलाता है इवेल्युएशन। जिसमें हम बेसिकली ये बताते हैं कि बच्चे ने एट द एंड ऑफ सेशन कैसा किया। उसमें हम बेसिकली बच्चों की वैल्यू जजमेंट करते हैं, यानी कि बच्चे को एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करके देते हैं कि बच्चा क्लास में पास हुआ, फेल हुआ, किस हिसाब से उसके नंबर आए, गुड है, एवरेज है, एक्सीलेंट है। ये एक फाइनल जजमेंट अब बच्चे को देते हैं, जो वैल्यू जजमेंट कहलाता है, जो कहलाता है इवेल्युएशन। इसका मतलब पहले बच्चे को करते हैं टेस्ट, उसके बेस पे बच्चे को देते हैं हम मेजरमेंट यानी कि नंबर। उसके बेस पे हम बच्चे को डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम ये बताते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्म किया, उसमें किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। उसके बाद वो करता है इम्प्रूवमेंट, उसे हम करते हैं वैल्यू जजमेंट, यानी फाइनल जजमेंट हम उसे देते हैं कि उसने किस तरीके से थ्रू आउट द सेशन परफॉर्म किया। ये कहलाता है इवेल्युएशन, जो कि स्कूल में यूज होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें बेसिकली हम बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये एक स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम है, जिसमें बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है उसे इवेल्युएट करते वक्त। देखिए, यहाँ पे दो जो एस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं वो है कंटिन्यूस इवेल्युएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें हम देखते हैं कि कंटिन्यू करते हैं बच्चे का इवेल्युएशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि जो जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे क्लास में एक्टिविटीज करता है, लर्निंग करता है, उसे हम करते हैं एसेस। वो कहलाता है कंटिन्यूस इवेल्युएशन, यानी कि जब बच्चा स्कूल में मौजूद है, जिस टाइम पे वो स्कूल में प्रेजेंट है, उस टाइम वो कहीं पे भी हो, उसका कंटिन्यूस लेवल पे हम इवेल्युएशन करते रहते हैं। और किस किस चीज को हम इसमें इवेल्युएट करते हैं, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं, उसमें हम इवेल्युएट करते हैं स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स को। बेसिकली स्कोलास्टिक एस्पेक्ट होता है जिसमें हम एकेडमिक की बात करते हैं, यानी कि वो एजुकेशन का पार्ट जो बच्चा बुक्स के जरिए, टेक्स्ट बुक के जरिए एकेडमिक लेवल पे आके सीखता है, वो होता है स्कोलास्टिक। इसी के साथ जब बच्चा कोई भी एक्टिविटी के जरिए, जैसे डांस है, म्यूजिक है, या फिर लाइफ स्किल्स की बात कर ले, वैल्यूज की बात करें, एटीट्यूड की बात कर ले, जब इन बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट किया जाने लगता है, तो वो कहलाता है को स्कोलास्टिक इवेल्युएशन या को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट, जिसपे हम बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएट करते हैं। यानी बच्चे को इवेल्युएट करते वक्त हम उसके स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक इवेल्युएशन की बात हम करते हैं। तो इस तरीके से सीसीए डेवलप किया गया था, इस आइडिया को ध्यान में रखते सीसीए डेवलप किया गया था कि बच्चे को रेगुलर बेसिस पे उसके स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट किया जाए। जिसमें हम बात करेंगे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की। बेसिकली हम देख चुके हैं कि बच्चे को टेस्ट लेते हैं, हम उसके बेसिस पे करते हैं मेजरमेंट, फिर हम उनको देते हैं फीडबैक, जो कहलाता है असेसमेंट। असेसमेंट के बाद बच्चा उसमें इंप्रूवमेंट लाता है, फिर हम बच्चे को फाइनल जजमेंट देते हैं, जो कहलाता है इवेल्युएशन। जिसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट इज अ सबसेट ऑफ इवेल्युएशन। पहले बच्चे को असेस करेंगे, फिर उसके बेसिस पे उसको इवेल्युएट किया जाएगा, जिसमें हम बच्चे को दो तरीके से असेस करते हैं।
एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड दूसरा है सबमेटिव असेसमेंट। इन दो आइडियाज के बेस पे बच्चों को असेस किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले अब जान लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रही हो तब बच्चे का असेसमेंट किया जाए, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बच्चों को टीचर कोई क्वेश्चन देके राउंड लगाती है। वो क्यों करती है ऐसा? वो ये देखने की कोशिश करती है कि बच्चे को जो कंसेप्ट हमने समझाया सिखाया वो कितने अच्छे से उसे कर पा रहा है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए टीचर जब राउंड लेती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, जिसमें उनका पर्पस रहता है बच्चों की जो कमियां हैं, जो डिफिकल्टीज है, उसको डायग्नोस करना। मान लीजिए राउंड लगाते वक्त उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जिसे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उस डिफिकल्टी को डायग्नोस करने का काम वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में करती है, ताकि बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। और कैसे किया जाता है? क्वेश्चन पूछ के। अक्सर टीचर क्वेश्चन पूछती है जब बच्चों को वो असेस करने की कोशिश करती हैं, या फिर क्लास वर्क उनका चेक करती है, या ऑब्जर्व करती है। जैसे अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया क्लास में राउंड लगाने वाला, ये ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल है। टीचर यहाँ बच्चों को ऑब्जर्व करती है, उनके काम को ऑब्जर्व करती है, ताकि उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को खत्म किया जा सके और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो वो यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट क्या है, वो कब आते हैं? वो एक्चुअली में पार्ट है सबमेटिव असेसमेंट का। सबमेटिव असेसमेंट होता है जब यूनिट, टर्म या फिर ईयर बच्चे का कंप्लीट हो जाए, तब बच्चे को जब हम असेस करते हैं वो सबमेटिव असेसमेंट कहलाता है। यानी कि जब बच्चे का यूनिट टेस्ट लिया जाता है जो एट द एंड ऑफ यूनिट होता है, तो वो सबमिटिव टेस्ट का पार्ट होता है, ना कि फॉर्मेटिव का। ऑल्दो उसके नंबर फॉर्मेटिव में लगाए जाते हैं, लेकिन ये अवधारणा गलत है। उसके नंबर बच्चे के सबमिटिव असेसमेंट में लगने चाहिए, क्योंकि यूनिट या फिर टर्म या फिर ईयर के एंड में जो असेसमेंट किया जाएगा वो सबमिटिव असेसमेंट कहलाएगा। ये चेक करने के लिए किया जाता है कि बच्चे का अचीवमेंट लेवल कैसा है और कितनी कॉम्पिटेंसी उसकी डेवलप हुई है जब वो यूनिट पढ़ रहा था। और बेसिकली जो ये असेसमेंट किया जाता है, इसका डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ताकि पेरेंट्स को उसके बारे में रिपोर्ट किया जा सके। वो होता है सबमिटिव असेसमेंट। अब बात आती है कि वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है। देखो अगर हम लैंग्वेज की बात करें, वैल्यूएशन की जरूरत है। चाहे वैल्यूएशन हम लैंग्वेज की बात करें, मैथ्स की या फिर ईवीएस की बात करें, हर जगह वैल्यूएशन की जरूरत है। लैंग्वेज में भी इवैल्यूएशन की जरूरत है, ताकि बच्चों की क्या लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, बच्चों की क्या एबिलिटी है लैंग्वेज यूज करने की, ये चीज असेस की जा सके। बच्चों के लर्निंग गैप्स को असेस किया जा सके, मतलब कि कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, कहाँ उन्हें हेल्प की जरूरत है, ये चीज जानने के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। बच्चे कितना अचीव कर चुके हैं, ये चीज चेक करने के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। बच्चों को फीडबैक देने के लिए, ताकि वो इम्प्रूव कर सके, इसलिए इवैल्यूएशन किया जाता है। उनके थॉट्स की क्लैरिटी को असेस करने के लिए इवैल्यूएट किया जाता है, यानी कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, समझ रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी डेवलप हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कैसे डेवलप हो रही है, इस चीज को चेक करने के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, यहाँ पे मैंने मेजर पर्पसेस इसके मेंशन किए हैं, जो मेन पर्पस को ध्यान में रख के बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसी का, चाहे सीडीपी की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे ईवीएस की बात करें, या पेपर 1 पेपर 2 की बात करें, हर जगह क्वेश्चंस आने हैं, इसको सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चंस देखने के लिए आपको जाना होगा दिल्ली वाइब्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे सीटेट के। एक मॉक टेस्ट होगा आपका जो फुल फ्लेज मॉक टेस्ट होगा 150 नंबर का, इसमें पूरा पेपर दिया है। और दूसरा होगा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जिसमें आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए ये पता चलेंगे। तो पहले आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करिएगा, फुल फ्लेज मॉक टेस्ट करिएगा, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप हो सके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है। बेसिकली बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है। पहले इनका डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं। बेसिकली टेक्निक वो मेथड कहलाता है जिससे बच्चों की परफॉर्मेंस का, बच्चों की लर्निंग का डाटा कलेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चे का टेस्ट लिया ये जानने के लिए कि बच्चा कितना अच्छा लर्न कर पाया है, समझ पाया है, तो जो वो टेस्ट आपने लिया है वो एक टेक्निक है। और उसको इवेल्युएट करने के लिए, एसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाएगा वो टूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख पा रहे हैं आप, जैसे बच्चों को क्लास में हमने डिस्कशन करवाया, डिस्कशन से उनकी नॉलेज पता चली कितनी बनी है, कितनी लर्निंग हुई है, वो टेक्निक है। इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए जब आप चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वो कहलाएगा टूल, ताकि बच्चों की जो लर्निंग हुई उसको एनालाइज किया जा सके। तो इसी तरीके से लैंग्वेज में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, जैसे कि क्लास वर्क टेक्निक, क्विज हैक टेक्निक, होमवर्क या वर्कशीट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एक्सटेम्पोर। ये सारी टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे हमें बच्चों की लर्निंग क्या कैसी हुई, क्या हुई, ये पता चलता है। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो है ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स एंड मार्कशीट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका अक्सर यूज किया जाता है क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। तो चलिए टूल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन होता क्या है बेसिकली, अगर इसका जर्नल मीनिंग देखें तो ऑब्जर्वेशन का जर्नल मीनिंग होगा टीचर किस तरीके से बच्चों को ऑब्जर्व करती है, वो ऑब्जर्वेशन है। यानी बच्चे ने किस तरीके से एक्टिविटी करी उसे केयरफुली देखना, समझना, उसको एनालाइज करना, वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्यों करती है टीचर? बेसिकली टीचर यहाँ जानने की कोशिश करती है कि बच्चों ने कितना लर्न किया, कैसा लर्न किया, उनको वो ध्यान से देखती है, इसके लिए उनको ध्यान से सुनती है, उनके काम को स्टडी करती है। इसलिए टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनकी लर्निंग के बारे में जान सके, उनकी स्किल्स, नॉलेज, बिहेवियर को जानने के लिए, क्या उनकी परफॉर्मेंस हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये जानने के लिए बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के बाद है पोर्टफोलियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है और बच्चों का जो फुल फ्लेज रिकॉर्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और थ्रू आउट द सेशन मेंटेन किया जा सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि बच्चों को जो भी हम काम करवा रहे हैं, सेशन स्टार्ट होने से लेकर सेशन एंड होने तक जितना काम बच्चे ने किया उसको जब हम एक सीक्वेंस में मेंटेन करके चलेंगे कि अप्रैल में ये काम था, मई में ये काम था, जून में ये काम था, जब हम उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने लगते हैं थ्रू आउट द सेशन, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी कि पूरे साल में बच्चे ने जो जो एक्टिविटीज करी वो सारी इसमें मेंटेन की जा सकती है। जैसे कोई भी रिटर्न मटेरियल है, ड्राइंग है, बच्चे ने पिक्चर वीडियोस ली है, पेंटिंग बनाई है, या उसका अपना रिफ्लेक्शन किसी काम को लेकर जो उसने रिफ्लेक्ट किया, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में मेंटेन की जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ये एक पोर्टफोलियो है जिसमें आप बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज देख सकते हैं। पिक्चर्स है, वीडियोस है, बच्चे का रिफ्लेक्शन है, उसने किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया, किस तरीके से एक्टिविटीज करी है, किस तरीके से उसने सीखा, ये सब इसमें मेंटेन किया जाता है और ये सारी चीजें इसमें रखी जाती हैं। इसका मतलब पोर्टफोलियो एक ऑथेंटिक सोर्स है बच्चों की लर्निंग को एनालाइज करने का, उनको असेस करने का। इसके बाद है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि बच्चे की लाइफ में कौन सा ऐसा इवेंट है, एपिसोड है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसपे हमें एक्शन लेने की जरूरत है या इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, या फिर वो चीज जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसे अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मान लीजिए बच्चा ठीक से नहीं बोल पाता है, लिस्पिंग करता है बोलते वक्त, तो जो उसकी ये हैबिट है लिस्पिंग करने की, उसे इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उसके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं। या इसी तरीके से बच्चे के बिहेवियर में कोई ऑल ऑफ सडन चेंज आता है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रखा जाता है, यहाँ पे टीचर का इंटरप्रिटेशन नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ वो चीजें जो एक्चुअली में हुई वो यहाँ पे लिखी जाएगी, या जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो यहाँ मेंटेन की जाती है। यहाँ पे टीचर अपना डिस्क्रिप्शन नहीं देती। जैसे कि यहाँ पर सैंपल देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें बच्चे का नेम आएगा, ऑब्जर्वर आएगा और डिस्क्रिप्शन आएगा उस इवेंट का जो एक्चुअली में उस टाइम पे हुआ जब वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जो एक्चुअल में हुआ फैक्ट है वही चीज यहाँ पे मेंटेन की जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसका यूज किया जाता है बच्चों की लर्निंग में, या जो बच्चों के बिहेवियर चेंज है या बच्चों को जिस एरिया में सपोर्ट की जरूरत है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके बाद है एक चेकलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इसका यूज भी होता है। आपने नोटिस किया होगा अगर बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो टीचर्स ने कुछ पॉइंटर्स लिख कर लेकर आती हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे में क्या वो स्किल जो वो चाहती है उस एक्टिविटी के दौरान डेवलप हो, वो हो रही है या नहीं। जैसे लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अगर टीचर ही चाहती है कि रीडिंग स्किल बच्चे की डेवलप हो, अगर वो ये आर्टिकल पढ़े तो ये ऐसे चेकलिस्ट में लेकर आएंगे कि बच्चा किस तरीके से रीड कर रहा है, वोकैबुलरी कैसी है उसकी, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, पेस कैसा है, फ्लुएंसी कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, ये सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स बनेंगे ये देखने के लिए क्या बच्चे में वो स्किल डेवलप है या नहीं। तो उसी काम को मेंटेन करने के लिए चेकलिस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टीचर को कीन ऑब्जर्वर होने की जरूरत है जब वो चेकलिस्ट में मार्क कर रही होती है। क्योंकि अगर बच्चे ने एक एक्टिविटी एक बार कर दी लेकिन बाद में नहीं करी, तो वहां पे टीचर को एनालाइज करना होगा कि उसे किस तरीके से मार्क करें। देखिए मान लीजिए स्टार्टिंग में बच्चा ठीक से पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, लेकिन लास्ट में आते उसकी रीडिंग स्लो हो गई या प्रोनाउंसिएशन उसका बिगड़ गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसे यस करेंगे या नो, चेकलिस्ट में टिक लगाएंगे या फिर रॉन्ग। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो नया टूल है, नेक्स्ट टूल है, वो है रेटिंग स्केल। इसमें बेसिकली टीचर वो सारे बिहेवियरल एट्रीब्यूट जो बच्चे में डेवलप करना चाहती है उसे स्केल पर, एक पैमाने पर नाप सकती है कि कितनी डिग्री तक बच्चे में वो एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा रीडिंग स्टार्टिंग में सही कर रहा था लेकिन बाद में आके गड़बड़ा गया, तो हो सकता है टीचर उसे गुड दे दे या फेयर दे दे या कुछ भी दे दे। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किस तरीके से वो स्किल बच्चे में डेवलप करते हुए देख रही है, किस तरीके से वो डेवलप करवाना
चाह रही है। तो बेसिकली चेकलिस्ट का एक हायर वर्जन है, ये डिफाइंड वर्जन है रेटिंग स्केल, जो चेकलिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। चेकलिस्ट में हम स्केल मेजर नहीं करते जो रेटिंग स्केल में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर टीचर बच्चे को गुड दे रही है, फेयर दे रही है, तो उसका रीजन क्या होगा? उस रीजन को मेंटेन करने के लिए, मेंशन करने के लिए आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जितने कंपोनेंट्स बच्चे के हम जानना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो रिटर्न हो, ओरल हो या विजुअल हो, उन सभी के क्या क्राइटेरिया हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें इवेल्युएट कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ डिटेल में मेंशन की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा एक्सप्लेनेशन कैसी कर पा रहा है या उसकी स्पीच कैसी है, उसको हम 4 स्केल पे मेजर करेंगे, 1 2 3 4। ये तो हो गया रेटिंग स्केल। लेकिन जब हम बच्चे का रीजन देने लगे कि हमने 4 मार्क्स क्यों दिए हैं, हमने 2 मार्क्स क्यों दिए हैं, वो बन जाएगा रूब्रिक्स, एक कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे हम बच्चे को एनालाइज करते हैं। जैसे बच्चे को हमने 2 मार्क्स इसलिए दिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं था, या बच्चे को हमने 4 मार्क्स इसलिए दिया कि बच्चे ने बहुत क्लियरली कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच रखी। तो इस बेसिस पे हम बच्चे को मेजर करते हैं, और कितने नंबर देने हैं, किस बेसिस पे देने हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये होता है रूब्रिक्स। यानी कि रूब्रिक्स चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल का है एक डिफाइंड रूप है, एक डिफाइंड फॉर्म है, जिसमें हम डिटेल में बच्चे को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्कशीट। मार्कशीट तो आप सभी को पता ही होगा, जिसमें हम बच्चों को स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक के बेस पे नंबर देते हैं, जो फाइनली पेरेंट्स को दिखाई जाती है, जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है बच्चे के थ्रू आउट द सेशन कैसा रहा, किस तरीके से बच्चे ने परफॉर्म किया, वो सब इसमें मेंटेन किया जाता है, वो कहलाता है मार्कशीट। इसके बेस पे भी बच्चों को हम एनालाइज करते हैं या बच्चे के परफॉर्मेंस को जज करते हैं, लेकिन एक फाइनल फॉर्म में। यानी कि मार्कशीट में एक बार नंबर चढ़ गए, बच्चे को फाइनल जजमेंट दे दिया गया, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मार्कशीट इंपॉर्टेंट है फाइनल जजमेंट देने के लिए, और फाइनल जजमेंट देने से पहले हमने इतने सारे टूल्स देखे हैं, उनका यूज किया जाता है। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चंस में नजर डाल लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि असेसमेंट के दौरान हमें इन चारों में से क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, कि हम बच्चे की जो प्रीवियस लेवल की लर्निंग है उसके साथ बच्चे को कंपेयर किया जाए, या फिर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर किया जाए, या फिर बच्चे को जो बहुत ज्यादा जल्दी लर्न करते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाए, या उस बच्चे को जो बच्चा क्लियरली बोलता है, क्विकली बोलता है, उसके साथ कंपेयर किया जाए। देखिए असेसमेंट में बेसिकली बच्चे की ही परफॉर्मेंस को उसकी प्रीवियस लर्निंग के साथ कंपेयर किया जाता है, ताकि हम ये देख सके कि बच्चे ने कितना इंप्रूवमेंट किया है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों की लैंग्वेज को असेस करने के लिए आप इन चारों में से किसका यूज करोगे? रिटर्न एग्जामिनेशन का, चेकलिस्ट का, क्वेश्चनियर का, पोर्टफोलियो का? ऑब्वियसली प्राइमरी क्लास की बात करें तो हम उनके पोर्टफोलियो को ही इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऑथेंटिक सोर्स है बच्चों की लर्निंग को इंप्रूवमेंट में बताने का, बच्चों की लर्निंग को एनालाइज करने का। सो पोर्टफोलियो इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि असेसमेंट बच्चों की ही लर्निंग का नहीं होता, ये टीचर की टीचिंग का भी होता है। आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट के बारे में? ये पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से सही है, आंशिक रूप से सही है, या फिर बेकार है, निराधार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए अगर हम ये बात करें कि बच्चों की लर्निंग का असेसमेंट होता है, तो वहाँ टीचर की भी टीचिंग का असेसमेंट होता है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है, कंप्लीटली राइट है, क्योंकि जब बच्चे की परफॉर्मेंस को हम असेस करेंगे तो साथ के साथ ये भी पता चलेगा कि टीचर ने कितना अच्छा बच्चे को पढ़ाया है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर में आए हैं, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।